आरएसएस बीजेपी चाहता है कि कोलिजियम सिस्टम खत्म हो जाए। क्यों? और वही भाषा हमारी भी है, तो समझिए कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है। जब आप यूपीएससी है, जब चुनाव आयोग है, और जो हेरा फेरी और धांधली हो रही है आपके आंख के सामने हो रही, तो जब नेशनल जुडिशियल कमीशन बनेगा तो कैसे जजेस अपॉइंट होंगे, जरा उसकी कल्पना आप करिए। शाखा से आएंगे, अभी भी बहुत सारे हैं, संतरा जज बहुत सारे हैं, हम लोग देखे हैं जजमेंट, उसकी समीक्षा भी हमने की कि संविधान के हिसाब से निर्णय नहीं होते, जजमेंट आते हैं भावनाओं के आधार पर। ईश्वर ने रात में दूरबीन से बताया था नहीं, और उस जजमेंट पे किसी का साइन भी नहीं है। ये क्या संविधान की ये भावना है, ये मैंडेट? तो ये समझिए, गवई साहब जो चीफ जस्टिस है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जब 1919 में साउथ बोरो कमेटी के सामने बाबा साहब आए थे तो उस समय वोटिंग लिमिटेड था, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी, तमाम क्राइटेरिया थे, शिक्षा का सवाल। बाबा साहब ने अपने पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में उन्होंने इसका विरोध किया था कि शिक्षा का आधार नहीं होना चाहिए और पैसे का आधार नहीं होना चाहिए। ये जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज है, वयस्क मताधिकार है, इसको पाने की एक लंबी यात्रा रही है। साइमन कमीशन के सामने भी जब उन्होंने मेमोरेंडम दिया 1928 में, उस समय भी उन्होंने वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजीज की बात की और शिक्षा और संपत्ति के आधार को नकारा। फाइनली जब संविधान लागू हुआ तो पहले ही साल में, नवंबर 1951 में संसद के अंदर यह चर्चा हुई और प्रोफेसर केटी शाह ने यह सवाल उठाया था कि वोटिंग के लिए कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो बाबा साहब ने उसका जवाब दिया था। अभी मेरी अगली किताब जो आएगी उसमें मैंने पूरा वो प्रोसीडिंग डाला है कि बहुत सारे शिक्षा का क्या आधार रखेंगे, 10th रखेंगे, 12th रखेंगे, 5th रखेंगे। कि बहुत सारे लोग संसद के अंदर अभी बैठे हुए हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अपने समाज का उनको व्यवहारिक ज्ञान है, ज्यादा समझदार है, अपनी समस्याओं को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और किसी पढ़े लिखे लोगों के अपेक्षा वो बेहतर तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। ये संसद का डिबेट है। मैं इसलिए मैंने ये मेंशन किया कि 1919 से लेकर 51 तक तकरीबन 32 साल की यात्रा है, तब जाके ये वोट का अधिकार मिला था। पहले हमारे लोग कमजोर थे, वोट के महत्व को नहीं समझते थे, हमारे बूथ लूट लिए जाते थे। थोड़ा समझदार हुआ तो ईवीएम लीला आया। हम लोग लगातार 10 साल से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाते रहे। पिछले लोकसभा चुनाव के समय हम लोग लगातार इस मुद्दे को उठाया, और जितने हमारे यूट्यूबर साथी, हमारा असली मीडिया तो यही है, इन लोगों ने ईवीएम का जैसे ही सवाल वीडियो डालना शुरू किया, बहुत सारे यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज हो गए, चैनल का रीच रोक दिया। ये सवाल, जो सवाल हम लोग लगातार उठाते रहे, राहुल गांधी ने जब ये सवाल उठाया तो इलेक्शन कमीशन की चुप्पी है। कृष्णाल वरू साहब अभी विस्तार से बता के गए। जब ईवीएम का भंडाफोड़ हो गया तो SIR सुनने में अच्छा लगता है सर, ये पूरा कॉलोनियल लीगेसी है सर। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कह रहे हैं कि 52 लाख काट दिया, तो इसका सोशल सर्वे होना चाहिए। कह रहा है कि भाई बांग्लादेश से आके वहां पे रह रहे हैं बहुत सारे, नेपाल से, म्यांमार से, सबसे आ रहे हैं। तो आ रहे हैं तो बॉर्डर का एरिया जो है, ये काम स्टेट गवर्नमेंट का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है? अगर आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल एजेंसी अगर फेल हो गया है तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, होम मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना चाहिए था, क्यों नहीं? दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई आपका आधार, अगर आधार फर्जी बन रहा है तो आधार कौन बनवा रहा है? आप ही का डिपार्टमेंट बनवा रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बनवा रहा है। तो इसका मतलब ये फेल्ड गवर्नमेंट है, फेल्ड गवर्नमेंट है जो अपने ही दस्तावेज को
कह रहा है कि इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा था, ये आपको चेक करने की जिम्मेदारी है। मैं पढ़ाता दिल्ली में हूं, लेकिन वोट मैंने बिहार में रखा है, वोट बिहार में रखा है। जितने पेपर चाहिए मैंने वहां डाले, एक वोट डालने के लिए मैं जाता हूं सिर्फ यहां से। तो साथियों, ये बड़ी लड़ाई है। कोलिजियम की चर्चा हुई, मैंने शुरू में कह दिया, कैद साहब आए हैं वो विस्तार से बोलेंगे, लेकिन उसके पहले उसके डायनेमिक्स को समझिए। आरएसएस, बीजेपी चाहता है कि कोलिजियम सिस्टम खत्म हो जाए। क्यों? और वही भाषा हमारी भी है, तो समझिए कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है। जब आप यूपीएससी है, जब चुनाव आयोग है, और जो हेरा फेरी और धांधली हो रही है आपके आंख के सामने हो रही, तो जब नेशनल जुडिशियल कमीशन बनेगा तो कैसे जजेस अपॉइंट होंगे, जरा उसकी कल्पना आप करिए। शाखा से आएंगे, अभी भी बहुत सारे हैं, संतरा जज बहुत सारे हैं, हम लोग देखे हैं जजमेंट, उसकी समीक्षा भी हमने की कि संविधान के हिसाब से निर्णय नहीं होते, जजमेंट आते हैं भावनाओं के आधार पर। ईश्वर ने रात में दूरबीन से बताया था नहीं, और उस जजमेंट पर किसी का साइन भी नहीं है। ये क्या संविधान की ये भावना है, ये मैंडेट? तो ये समझिए, गवई साहब जो अभी चीफ जस्टिस है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और इस खेल को समझिए कि हम कोलिजियम को ट्रांसपेरेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट। अभी भी कोलिजियम क्या अपॉइंट थोड़ा ही करता है, कोलिजियम रिकमेंड करता है, अपॉइंट तो सरकार करती है। तो उनके हिसाब से कुछ जजेज हैं तो हो गया। अभी मैंने देखा कि एक सीनियर लॉयर ने अपना नाम भी ड्रॉ कर लिया कि हमें जज नहीं बनना है। एक ही पैनल में 3 नाम गए, 2 अपॉइंट हो गए जनवरी में, और एक का नाम लटका कर रखा हुआ है। तो ये अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि कोलिजियम जज अपॉइंट करता है, नहीं, अगर ट्रांसपेरेंट हो, उसमें भागीदारी हो, तो अभी भी जुडिशरी का उसमें इंटरवेंशन रहना चाहिए। ये मेरी समझ बनती है। बाकी तो सर बैठे हैं, सर बताएंगे। कैद साहब हमारे बीच में बैठे हैं और लंबे समय से मैं जानता हूं। पहले तो इनको आप शुक्रिया धन्यवाद दीजिए और बधाई भी दीजिए कि चीफ जस्टिस से रिटायर होने से पहले मध्य प्रदेश से 1 बैकवर्ड क्लास का और 2 शेड्यूल कास्ट का इन्होंने रिकमेंड किया है, जो कि अभी पैनल में है। तो ये बड़ी बात है कि जब रहे तो उन्होंने कहा दो क्यों, ये क्यों नहीं, मतलब ये 2 ही होगा, तो उन्होंने रिकमेंड किया। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और शुक्रिया कहते हैं। चलिए, बहरहाल वोट पे हम बात करते हैं। अभी जो चल रहा है बिहार में SIR, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती है तो जो हमारी आप के तमाम बिंदु हैं, चाहे वो चुनाव को लेकर के देखा जाए, आज चुनाव की मांग पूरा विपक्ष, आज आप सभी लोगों के आशीर्वाद से विपक्ष काफी मजबूती तौर पर है। कुछ सीटें कम हो गई, नहीं तो आज आपकी सरकार जरूर बनती। लेकिन कहीं न कहीं से सरकार ने बेईमानी भी किया, चाहे वो चुनाव हो, चाहे जो भी चुनाव होता है, सरकार बेईमानी करने का काम करती है। और जब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी, तब तक कोई बढ़िया से बढ़िया कानून लागू नहीं हो सकता है और हम आप पिछड़ते रहेंगे। इस पर हम सभी लोगों में जातियों में बटा हुआ जो समाज है, इसको इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसे आज हम बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, बहुसंख्यक का मतलब सामान्य वर्ग को छोड़कर हमें लगता है सारी जातियां हैं। और आज ये सरकार WS की बात की जाए, जिसकी आबादी मात्र 15%, उसको 10% आरक्षण, जिसकी आबादी OBC की लगभग 56%, उसको 27%। सोचिए कि आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। तो अगर हम सभी लोगों को आगे बढ़ना है तो वीरा पीपल, मैं तो कई कार्यक्रमों में पिछले 5 सालों से मैं आ रहा हूं और पिछले 5 सालों से आकर के काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। हम भी अपने क्षेत्र में इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और जागरूकता की बात करते हैं। आज मैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ता हूं, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जनपद है, जनपद श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर, जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र है,
मैं उस क्षेत्र से, और पिछली बार वैसे मैं अयोध्या के पास अंबेडकर नगर का रहने वाला, उसके बावजूद भी 200 किलोमीटर दूर जाकर के चुनाव लड़ा था। पिछली बार भी चुनाव जीता था और अब की बार भी चुनाव जीता। मैं आप सभी लोगों से यह आह्वान करूंगा, मैं तो एक किसान परिवार का बेटा था, लगभग मैं कुछ जानता नहीं था, मैं जरा सा राजनीति के बारे में नहीं जानता था, लेकिन आज मुझे काफी जानकारियां बढ़ी और आपके माध्यम से भी जिस तरीके से आपका अभियान है और आप सभी लोगों की सोच है, ये आबादी जो ये संख्या बल यहां पर आता है, अगर यही इतना काफी है कि अगर जो बातें यहां पर हो रही हैं, जो वी द पीपल की मांग है, उसको हम सभी लोग सदन में भी उठाने का काम करते हैं। लेकिन जो वर्तमान की सरकार है, अभी आपने देख लिया जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया, तमाम लोग गुमराह में हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है। मुझे नहीं लगता जिस तरीके से इस्तीफा उनका लिया गया है वो सोची समझी राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी की देन है। वो नहीं चाहती है इस तरीके से उपराष्ट्रपति जो उनकी अच्छी सोच थी और अच्छी तरीके से अपनी बात को रखने का काम कर रहे थे, उनको भी हटाने का काम किया है। तो आप सभी लोग को जागरूक होना है। बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी हैं, लेकिन वक्ता काफी हैं और अपने विचारों को रखने का काम करेंगे। मैं इन थोड़े से शब्दों के साथ, मैं तो आपके बीच में लगभग प्रयास करता हूं, हमेशा आता रहता हूं, और इन थोड़े से शब्दों के साथ पुनः आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।